हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग अभी उम्मीद कर रहे थे कि अंजुम सर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अंजुम सर का जब भी वो कोई भी सीरीज शुरू करते हैं उससे पहले और किसी भी सीरीज को ख़त्म करते हैं उसमें हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था उस वादे को हम लोगों ने पूरे तरीके से निभाया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, अंजुम सर ने स्टैटिस्टिक्स पार्ट आप लोगों का स्टार्ट किया था 40+ लेक्चर्स के साथ, उसको ख़त्म किया है। और अंजुम सर ने आप लोगों का कंप्यूटर पार्ट को स्टार्ट किया था जिसका आज आपको लास्ट लेक्चर मिलेगा। और इसी के साथ जो आपके सिलेबस में है, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कंप्यूटर हो और आप लोगों का जेएसए का हो या फिर कोई भी जेके एसएसबी के एग्जाम का हो, वो कंप्लीट हो गया है इस सीरीज के साथ। ये लास्ट लेक्चर है। अब आप लोग चाहें तो जो आप लोगों को ऑलिव बोर्ड पे सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के या जेएसए के, आप लोग वो अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हैं। उसको अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग सारी चीज़ें रिवाइज करिएगा। और जो भी कंप्यूटर आप लोगों को अभी तक अंजुम सर ने करवाए हैं लेक्चर, उसका एक कंपाइल्ड पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसी लेक्चर के थोड़ी देर बाद। तो ऐसा नहीं है कि अंजुम सर का सफ़र हमारे साथ खत्म हो चुका है। आप लोगों का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है जिसमें कोऑपरेटिव सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें जो एक मेजर पार्ट है वो अंजुम सर आपको कवर करवाएंगे गौहर सर के साथ। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने आपके साथ जो प्रॉमिस किया था, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ली थी, उसको हम किसी हद तक पूरा करके आए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल अंजुम सर ने प्ले किया है। आप लोग सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स का डर बहुत सारे लोगों को था, तो वो डर अब आपका खत्म हो चुका है। और उसी के साथ साथ कंप्यूटर का भी आपको हो चुका है। बहुत जल्द हम लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट या जो भी चीज़ें अब लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को आज सुनने से पहले ही आप लोग ज़रूर लाइक करिए, ताकि जो क्वालिटी कंटेंट आपको पेड बैचेस में मिलता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट अंजुम सर ने आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और पूरा सिलेबस खत्म करवाया है। यहाँ पे बहुत सारे पेड बैचेस का अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों का कंप्यूटर सेक्शन भी आज स्टैटिस्टिक्स के साथ खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिक्स का हार्डली एक लेक्चर रह गया, वो मैंने सब आपको डिटेल में बताया था। तो आज की तरफ से मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और अंजुम सर के लिए इस सीरीज को, इस सेशन को शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिएगा। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द मेरे क्लास में। वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छी तबीयत के साथ होंगे। आज हमारा एफए के कंप्यूटर पोर्शन का आखिरी लेक्चर है। आज के लेक्चर के ही साथ आपका एफए का कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट होगा। और अगर देखेंगे जो जेएसआर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी कंप्यूटर पोर्शन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ उनका नियर अबाउट 5 to 7% रहता है जिसमें हमारा फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ना है, वो एक लेक्चर में या एक दो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हट के उन्होंने सिलेबस से डाला हुआ है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे 1-2 दिन लगे इसको कंपाइल करने में, इस लेक्चर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करूँ वो अप टू डेट हो और साथ ही साथ जो है आपको सभी चीज़ें एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाएं, आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, ये कैसे हुआ, किस तरह से वजूद में आया और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे इंट्रोड्यूस हो गया। इन सभी चीज़ों को देखने से पहले मैं अक्सर क्या करता हूँ, आपको जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं ना उनको हम इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कभी कभार हमें एनकाउंटर होता है उन छोटी मोटी टर्म्स के साथ, तो फिर हम जो है वहाँ पे अटक जाते हैं और पे ही अटक जाते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ पहले बेसिक टर्म्स को क्लियर करूँ आपके सामने, उसके बाद हम ऊपर जाएँ, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएँ और आपकी बाकी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम वही बेसिक टर्म्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नेंस क्या होता है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता है, लेकिन फिर भी आसान शब्दों में गवर्नेंस क्या होता है आज हम देखेंगे। देखिए, गवर्नेंस होता है किसी भी प्रोसेस को या किसी भी काम को ओवरसी करना, उसको कंट्रोल करना या उसको डायरेक्शंस देना, अपने कंट्रोल में लेना, उसको अपने डायरेक्शंस के हिसाब से अपने तरह से मैनेज करना, उसको हम कहते हैं गवर्नेंस। चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई प्रोसेस हो। इसी को हम डेफिनेशन में देख लेते हैं।
act or process of governing or overseeing the control and direction of the state or organization। आप किसी स्टेट को संभाल रहे हो, किसी स्टेट के प्रोसेस को देख रहे हो, या किसी कंट्री के प्रोसेस को देख रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को देख रहे हो, उसको हम कहते हैं गवर्नेंस। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके डायरेक्शन से वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस चलता है, उससे कहते हैं आप गवर्नेंस कर रहे हैं उस प्रोसेस का। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं किसी कंट्री को या किसी स्टेट को, उसका जो प्रोसेस है सारा कंट्री का, वो आप संभाल रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शंस पे चलता है, उससे हम कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट यही काम करता है कि वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, किस तरह से कौन सा काम किया जाए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करना है, इसी को गवर्नमेंट जो है हैंडल करती है, इसलिए कहते हैं कि गवर्नेंस गवर्नमेंट करती है। ठीक है, समझ आया आपको मेरी बात? कोई भी प्रोसेस को ओवरसी करना, उसके कंट्रोल को, उसके डायरेक्शन को देखना, उससे हम कहते हैं गवर्नेंस। पहली बात। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक और टर्म जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बार आपने सुना होगा, या तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे या हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ICT भी हम इसको कहते हैं। देखिए, इन दो टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ हम करते हैं। कभी हम ICT के बदले IT यूज़ करते हैं, कभी हम IT के बदले ICT यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स को मेंशन करना चाहा, क्योंकि यहाँ पे आपको साथ साथ जो है दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ICT जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास वो टर्म्स है जो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लगभग ये सेम दोनों टर्म्स हैं। देखिए, क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? अगर हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उस कंप्यूटर के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, किस तरह से डेटा को सेंड किया जाए, किस तरह से डेटा को रिसीव किया जाए, स्टोर किया जाए, कलेक्ट किया जाए डेटा को, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं या अगर इसके साथ हम जो है डील करते हैं, उससे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, चलिए, स्टडी और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं, स्पेशली कहाँ किसका जिक्र होता है यहाँ पे? कंप्यूटर्स का। फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको सेंड करना या उसको स्टोर करना कंप्यूटर्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आसान शब्दों में। ठीक है, अच्छा, अब हमें समझ आया कि गवर्नेंस क्या होता है, किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है कंप्यूटर्स को पर्टिकुलरली, या हम कह सकते हैं जनरल वे में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करना इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, या फिर स्टोर करने के लिए, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अगर हम इंट्रोड्यूस करें गवर्नेंस करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर हम इंटीग्रेट करें इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो इसको फिर गवर्नेंस नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, अगर हम इंटीग्रेट करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें गवर्नेंस करने के लिए, उससे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक, चलिए हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। ई गवर्नेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और IT एक ही बात है, इन ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल, काम को आसान करने के लिए। ठीक है, काम को जल्दी काम करने के लिए अगर हम IT का यूज़ करते हैं गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो उसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। एग्जाम्पल, इसमें किस किस का फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है, ठीक है, सिटीजन्स का फ़ायदा होता है, या बिज़नेस वगैरह का जो काम रहता है, बिज़नेस सेक्टर्स में जो काम रहता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनके परमिशंस वगैरह रहते हैं, उसको हैंडल करने के लिए ये चीज़ों में इनकी आसाइश होती है, यानी कि इन तीनों क्लास ऑफ पीपल के लिए ये बहुत आसान काम बनाता है। ठीक है, एट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या लोकल लेवल्स, ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, जैसे सेंटर के स्कीम्स वगैरह रहते हैं हमारे पास, स्टेट के कुछ स्कीम्स वगैरह रहते हैं, उसको गवर्नमेंट जो है डिलीवर करता है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर लोकल लेवल पे जो हमारे पंचायत वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर डिलीवरी होगी सर्विस की थ्रू इंटरनेट, थ्रू IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं हम ई गवर्नेंस जो हमारे पास है, इसका एक्चुअल जो है फ़ायदा कहाँ पे होता है। देखें, कहते हैं कि ई गवर्नेंस जो होता है, इट इम्प्लॉयज़ फॉर स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? यहाँ पे स्मार्ट अगर हम इसका एक्रोनिम हम देखेंगे, S फॉर सिंपल, यानी कि काम को आसान कर देता है। दूसरा M फॉर मॉरल। ठीक है,
अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं तो वहाँ आपको धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो मसला नहीं है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डोमिसाइल वगैरह जो सर्टिफिकेट हमें बनानी पड़ती थी, उसके लिए अगर हम ऑफिस में जाते थे, वहाँ फिर हमें बोलते थे यहाँ जाना है साइन करने के लिए, वहाँ जाना है। इसके लिए आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है JNK गवर्नमेंट के थ्रू, आप वहाँ के उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ दिनों में आपका सर्टिफिकेट जो है साइन होके वापस नहीं आता है, तो उसके लिए आप ग्रीवेंसेस डाल देते थे। जो ही आप ग्रीवेंसेस डाल देते थे, साथ ही साथ आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता था वो रेडी होके आपके पास पहुंच जाता था, ठीक है। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते थे। तो ये मॉरल चीज़ें जो है ना, ये मॉरल वैल्यूज, ज़मीर का जो मसला है, ये यहाँ पे ज़िंदा रहता है। यहाँ आपको धक्के वगैरह नहीं खाने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी यहाँ आंसरेबल है। अगर कोई काम ऑनलाइन नहीं होता है तो आप एस्केलेशन कर सकते हैं, आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। तो इससे यहाँ पे हर शख्स जो होता है उसकी जवाबदेही होती है, ठीक। इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आप कोई काम देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ खामखा आपको एक जगह से दूसरी जगह घुमाते हैं। फाइल उसके पास पड़ी हुई है, फाइल इसके पास पड़ी हुई है, तो आपको दिन भर घुमाते हैं वो लोग, ठीक है। ये अक्सर हमने देखा हुआ है, ठीक है। हर जगह तो नहीं होता, मोस्ट ऑफ द प्लेस पे ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आईटी का यूज़ होता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस होता है। आपको खुद ब खुद पता चलता है कि मेरी फ़ाइल अभी कहाँ पे है, आपको बिल्कुल वहाँ पे एड्रेस मिलता है, अभी आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कहाँ पहुँचना है, और आपको पूरा जो होता है अपने काम का इन्फॉर्मेशन रहता है। इसलिए यहाँ पे जो शख्स के पास जो आपकी फ़ाइल रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो ये रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। आपके सामने सब ओपन है कि कहाँ पे क्या क्या काम हो गया, आपका जो सर्टिफिकेट है तैयार हो गया, कोई और काम के लिए आप परमिशन वगैरह मांगते हैं, कहाँ पे लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। चलिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है आपके सामने। तो ये है ई गवर्नेंस का असल मकसद। देखें, ई गवर्नेंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ई गवर्नेंस कहाँ से वजूद में आया। देखिए, 1977 का टाइम था। 1977 के ईयर में क्या हुआ, NIC वजूद में आया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो था, इंडिया का जो पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो ये वजूद में आया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर्स हमारा दिल्ली में है। तो ये वजूद में आया 1980s में। ऑफिस में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। चाहे वो हमारा डिफेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा जो रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट हो, SSB हो, SSC हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं, इनमें कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन याद रखें कि कंप्यूटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन ये स्टैंड अलोन पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर्स को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि वर्ड प्रोसेसिंग, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, उसका प्रिंट निकालना है, बस इतना सा काम रह गया था, ठीक। इसके बाद 1980s के बाद 1990s आया। 1990s में ऑपरेशन नॉलेज स्टार्ट किया गया। एक्सक्यूज मी। तो ऑपरेशन नॉलेज में क्या किया गया कि कंप्यूटर नॉलेज के साथ लोगों को उजागर किया गया कि कंप्यूटर को जानिए, कंप्यूटर लिटरेसी का बढ़ावा दिया जाए। ऑपरेशन नॉलेज में ये स्टार्ट हुआ 1999 में। क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजूद में आए, और पहली बार ई गवर्नेंस अगर किसी डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस हो गया तो पहला डिपार्टमेंट जो था वो था टैक्स डिपार्टमेंट। याद रखें इस चीज़ को, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया 1990 में टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले। इसके बाद 2006 में इन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें कुछ प्लान्स बनाने होंगे इस कंप्यूटर लिटरेसी को या इस IT टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए एक प्लान किया गया जिससे हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कहते हैं, NEGP। और ये प्लान जो है, इसको आप NEGP 1.0 भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिशंस जो है गवर्नमेंट ने अपने लिए रखे कि कौन कौन से सेक्टर्स में हमने जो है IT का इंट्रोडक्शन करना है। 2006 में ये हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि कुछ गवर्नमेंट ढीली पड़ रही हैं, हमें कुछ जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक और इनिशिएटिव लिया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें बहुत सारे काम जो है, बहुत सारे और मिशन जो है ऐड किए गए हैं। और इसी में जो आपका कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वो इसी इनिशिएटिव के द्वारा लिया गया है 2015 में। इसीलिए इसको आप कभी कभी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी कहते हैं, ठीक है। यह है दो। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और डिजिटल इंडिया में हम यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे हमने ये पढ़ना है कि क्या आता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थी पूरी स्टोरी कहाँ से जो है ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया।
कहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, किस तरह से ये हुआ, ये पूरा कहानी है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से स्टेजेस हो गए। देखिए, पहला जो मैंने आपको बताया था, पहले कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन ये कंप्यूटर्स किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो गए, हर एक डिपार्टमेंट में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका सिर्फ काम ये लिया जाता था कि इसको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई एक्सेल शीट बनाता था, इसमें कोई डेटा वगैरह रखता था, या कोई जो है इसमें एप्लीकेशंस वगैरह लिखता था, उसके बाद प्रिंट आउट वगैरह निकालता था। तो ये स्टैंड अलोन पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होते थे। अब अलग अलग कंप्यूटर जो होता था, यह एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे, बल्कि उसी डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल होता था। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया नेटवर्किंग का। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा नहीं, अब हमारे पास कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी है, क्यों ना इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि अगर जो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो वो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास अगर कोई डिपार्टमेंट, उसके बहुत सारे जो है ऑफिस हैं, उन ऑफिस को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे से वो अप टू डेट रहे। ठीक है, एक दूसरे से वो अवेयर रहे। अच्छा, यहाँ हुआ हमारा इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग का। पहले क्या था, खाली कंप्यूटर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद उन कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया, तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग का स्टेज आया। तीसरा, अब इन डिपार्टमेंट्स से कहा गया कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स तो बने, अब इनको कनेक्ट भी किया गया, लेकिन इनको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी है। देखिए, हमारे पास डिफेंस डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे रिक्रूटमेंट के लिए हमारा एसएससी है। ठीक है, एसएससी है। यहाँ पे हमारे जो हमारा यूपीएससी के जॉब्स वगैरह निकलते हैं, उसके रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी है। तो इनको कनेक्ट तो किया गया, लेकिन अब क्या था, अब इन डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी थी। ऑनलाइन प्रेजेंस यानी कि ये अपने लिए अपनी एक वेबसाइट तैयार करें, ये भी अपनी वेबसाइट तैयार करें, ये भी अपनी एक वेबसाइट तैयार करें। वेबसाइट के थ्रू क्या होता था कि लोग उजागर होते थे कि क्या है ये डिपार्टमेंट, किस तरह से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या जो नोटिफिकेशंस आई हैं वो यहाँ पे लोगों को पता चलता था। इसके बाद और एक चीज़ की ज़रूरत आन पड़ी, वो थी ऑनलाइन इंटरेक्टिव। अभी खाली वेबसाइट नहीं बनाने, आपने वेबसाइट चिपका दी तो बस नहीं, इससे काम नहीं होगा। अब आपने ऑनलाइन इंटरेक्टिव दिखानी, यानी कि अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स, अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स दिखाए हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, तो इसलिए ऑनलाइन इंटरेक्टिव की भी ज़रूरत पड़े। ये है सारे स्टेज ई गवर्नेंस से कहाँ से वजूद में आया, कंप्यूटराइजेशन से स्टार्ट हो गया और ऑनलाइन इंटरेक्टिव पे ये ख़त्म हो गया। ये हमारे पास 4 स्टेज ई गवर्नेंस के। चले, अब हम देखेंगे पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। अच्छा, ये जो ई गवर्नेंस है, ये किन 4 पिलर्स पे खड़ा है, जिनके बिना ये ई गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले पीपल। कोई भी आईटी का काम हो, कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ले डाउन करना हो, इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स वगैरह जो आप बनाते हैं, उनको बनाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनके लिए जो हमारे पास है एक्सपर्ट्स चाहिए, आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए, तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ई गवर्नेंस में। उसके बाद प्रोसेस, किस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ठीक है, जो हमारे पास हायर डिपार्टमेंट्स में है, उसके बाद जो हमारा जो हायरार्की रहता है डिपार्टमेंट्स में, इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इस प्रोसेस को देखना था। ठीक है, ये भी एक और पिलर है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाए। इसके बाद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह जो है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, वो टेक्नोलॉजी में हम संभालते हैं। इसके बाद रिसोर्सेज में हमारे पास कुछ जो है, कुछ बुक्स जो रिसोर्सेज और पीपल को साथ में लेते हैं और कहते हैं हमारे पास 3 ही पिलर्स है, एक प्रोसेस, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी और एक पीपल। ठीक है, रिसोर्सेज में हमारे पास मैन पावर भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, और रिसोर्सेज में हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, कंप्यूटर्स वगैरह के जो हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं, आईटी रिसोर्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये 4 पिलर्स रहते हैं हमारे ई गवर्नेंस के। लोग रहते हैं, प्रोसेस रहता है, टेक्नोलॉजी रहता है और रिसोर्सेज रहते हैं। ठीक है, रिसोर्स में ज़्यादातर यहाँ पे हम अगर हम इनको अलग करेंगे तो रिसोर्स यहाँ हमारे पास आईटी इक्विपमेंट्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास क्या है और किस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। हर एक टाइप ऑफ जो हमारे पास गवर्नमेंट है, उसमें किस तरह से आईटी का इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले जो हमारे पास है, इट्स जी टू जी, इसको हम कभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट इससे के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट के साथ जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किस तरह से आईटी का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, सबसे पहला जो है
प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसे हम खजाने प्रोजेक्ट कहते हैं, ये कर्नाटका में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज जो होते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आईटी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है। ठीक, तो कौन सा इसका प्रोजेक्ट की एग्जांपल है? सबसे पहले खजाने प्रोजेक्ट जो कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। अगर मैं होता तो मैं यही पूछता कि ये किस स्टेट ने जो है स्टार्ट किया था खजाने प्रोजेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे मेंशन किया है कि किस स्टेट ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है कि खजाने प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, या ये भी पूछा जा सकता है खजाने प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है। तो ये गवर्नमेंट ट्रेजरी वगैरह जो होती है हमारे पास, तो इसको संभालता है। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट में काम वगैरह रहता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस वगैरह रहता है, उसका देखने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया था जिसे हम स्मार्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, स्मार्ट गव। ठीक है, स्मार्ट गो जो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था वर्क फ्लो ऑटोमेशन करने के लिए, यानी कि अगर काम होता है हायर डिपार्टमेंट से लोअर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो किस तरह से उसमें आईटी का इस्तेमाल हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन्स का जो हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहता है कि गवर्नमेंट जब सिटीजन्स के साथ काम करता है तो किस तरह से वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको हम आईटी, इसके लिए हम आईटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो था भूमि प्रोजेक्ट, जो कर्नाटका ने स्टार्ट किया था। तो कर्नाटका ने भूमि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। भूमि किसको कहते हैं? भूमि कहते हैं धरती को। ठीक है, तो भूमि जो है इसका मतलब है ऑनलाइन रिकॉर्ड्स जो है नियर अबाउट 2.5 मिलियन जो वहाँ पे फार्मर्स हैं उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड्स पे, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, आपको वहाँ पे कियोस्क वगैरह पे जाना पड़ता है, जिस तरह हम एयरपोर्ट वगैरह पे हमारे पास कियोस्क रहते हैं ना, जहाँ पे आप अपनी जो है जो ट्रैवलिंग पासेस वगैरह जो है, फ्लाइट पासेस वगैरह जो है, वहाँ से आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कियोस्क वगैरह लगे हुए थे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, तो वहाँ से आप अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स निकाल सकते थे। तो किसको सर्विस प्रोवाइड किया जाता था? सिटीजन्स को, कर्नाटका के सिटीजन्स को, कर्नाटका के फार्मर्स को ये सर्विस प्रोवाइड किए जाते थे, इसलिए इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट टू सिटीजन गवर्नमेंट की टाइप है और ये किसने स्टार्ट किया था, तो आप कह सकते हैं भूमि प्रोजेक्ट था, कर्नाटका ने स्टार्ट किया था। भूमि का मतलब है लैंड, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास ज्ञानदूत स्टार्ट हो गया। ज्ञानदूत एक डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है धर। ठीक है, धर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। जनवरी 2000 में ये स्टार्ट हो गया था। और इसमें क्या काम किया गया है ज्ञानदूत में? इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन और लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया था इन आईटी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और लोकल लेवल पे भी हो सकता है। तो ये लोकल लेवल पे ही काम हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करना किसके साथ? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं लोगों को, तो वो इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते थे मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है इसका? ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। इसके बाद लोकवाणी प्रोजेक्ट हो गया यूपी में स्टार्ट, नवंबर 2004 की बात है। नवंबर 2004 में लोकवाणी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया यूपी में, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होती थी, ठीक है, लोगों और पब्लिक की जो पार्टनरशिप होती है, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका जो आधार में अपडेशन वगैरह होता है ना, तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उनका वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक पार्टनरशिप है। वहाँ पे लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो आपका जो आधार अपडेट वगैरह करते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन ही, लेकिन इसमें पब्लिक का भी जो है इंटरफेरेंस रहता है। ये था लोकवाणी प्रोजेक्ट यूपी में जो स्टार्ट हुआ था, किसके लिए? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए, सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करना। इसके बाद प्रोजेक्ट फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया। केरला ने एक और अनोखा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया था फ्रेंड्स वो वाला नहीं जो हमारा इंग्लिश सीरीज़ है वो वाला फ्रेंड्स नहीं। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट, रिलायबल, ठीक है, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। याद रखें, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म जो है वो है फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट जो केरला ने स्टार्ट किया था, ये किस लिए स्टार्ट किया था केरला ने? आपसे पूछा जा सकता है। इसको किया गया था टैक्स पेमेंट के लिए और फाइनेंशियल ड्यूज अगर आप पे करने पड़ते थे आपको, तो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ऑनलाइन टैक्सेस वगैरह पे कर सकते थे। पहली बार किसने स्टार्ट किया था? ये किया गया था केरला के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ई मित्रा एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, राजस्थान ने स्टार्ट किया। ये हम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स जो है सर्विसेज या गवर्नमेंट टू सिटीजन्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हम देखते हैं। ई मित्रा जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान ने स्टार्ट किया था।
ठीक है। तो इसमें हम जन सेवा केंद्रम्स वगैरह जो है, केंद्रास वगैरह जो गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा कुछ अलग अलग जो है लोग जो है इनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे अलग अलग जगह पे, तो इसलिए इनको जन सेवा केंद्रम्स भी कहते थे। इसको कभी कभी लोक मित्रा भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं कभी कभी जन मित्रा कियोस्क्स, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा भी जो लोगों को कुछ सर्विस वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे वो इन्हीं जन सेवा केंद्रों के थ्रू प्रोवाइड किए। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे CSCs वगैरह होते हैं ना, JK बैंक के CSCs वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाते हैं हर गाँव में, इसी तरह यहाँ पे जन सेवा केंद्रम जो थे स्टार्ट किए गए थे ई मित्रा प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ई मित्रा प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए या लोक मित्रा प्रोजेक्ट या जन मित्रा प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में स्टार्ट। तो किस टाइप का गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट अगर सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में चाह रहा हूँ लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने का। इसके यहाँ पे आपने सिर्फ याद रखनी चीज़ें। ई सेवा ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी सिटीजन्स वगैरह को। इसी तरह CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो एडमिशन्स वगैरह का प्रोसेस होता था वो गवर्नमेंट जो है किस तरह से जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन देता है बच्चों को, तो इसके लिए भी स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट टू सिटीजन एक प्रोजेक्ट जिसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसका तो आपको पता है, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह का यहाँ पे नीट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है वो CET के थ्रू ही होता है। इसके बाद हमारे पास है एक और टाइप जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को बिजनेस के साथ काम करना है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, यहाँ पे कंपनीज वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट्स में कुछ सब्सिडीज़ वगैरह के लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये झंझट को आसान करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ठीक है, ताकि उनके लिए जो है बिजनेस जो है बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जितना जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ जाएंगे कंट्री में उतना जो है इकोनॉमी बढ़ जाएगी। इसलिए जितना आसान होगा कहीं पे भी किसी कंट्री में भी बिजनेस करना, उतना वो कंट्री उभर जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसलिए हर कंट्री ये कोशिश करता है कि बिजनेस लॉज या कंपनी लॉज जो है उनको आसान किया जाए ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए बिजनेस स्टार्ट करना। पहली बार MCA 21 स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, और स्टेक होल्डर्स यानी कि जो प्राइवेट जो कंपनीज वगैरह के मालिक थे, ओनर्स थे, उनके और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू जो उनका इंटरेक्शन था, जो उनके जो अपने एक दूसरे के साथ मामलात होते थे, उसको जो है ऑटोमेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। इसको MCA 21 क्यों कहते हैं? MCA 21 इसलिए इसको कहते हैं कि ये 21 सेंचुरी का जो है 21 सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। कहाँ पे? गवर्नमेंट टू बिजनेस सेक्टर में, ताकि 21 सेंचुरी में कोई भी दिक्कत ना आ जाए बिजनेस करने वालों को, ठीक है। इसलिए इसको MCA 21 कहते हैं। 21 यहाँ मीन्स 21st सेंचुरी, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। आंध्र प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था ताकि जो बिज़नेस करने वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम ना लग जाए बिज़नेस स्टार्ट करने में, और उनका जो खर्चा बहुत ज़्यादा आता था हर एक दफ़्तर में जाने के लिए, फिर वहाँ पे आपको पता है टेबल के नीचे जो कुछ भी होता है वो सब ख़त्म करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट, ताकि प्रोजेक्ट्स में जो भी परमिशंस वगैरह हो, लाइसेंस वगैरह हो, वो सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो जाए और जो बिजनेसमैन है उनको वो ऑफिस वगैरह का विजिट ना करना पड़े। इसी तरह लाइसेंसिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट टू बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट ये था इंट्रोडक्शन, इसमें IT का इस्तेमाल हुआ। सब्सिडीज़ वगैरह के लिए ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे। इसी तरह गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट का जो मुलाजिमों के साथ जो रहता है काम वगैरह, तो उसको किस तरह से ऑटोमेट किया जाए, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन हो गया IT का, यानी कि पेरोल। गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं लोग वो अपना जो है सैलरी वगैरह का जो है सब कुछ देख सकते हैं कि सैलरी क्रेडिट होगी नहीं होगी, वो सारा पेरोल में वो देख सकते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होते थे जहाँ पे आपको कुछ टेस्ट वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, तो वो आप ट्रेनिंग वगैरह जो है कर सकते हैं ऑनलाइन। इसी तरह अटेंडेंस आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के द्वारा जो लोग जो काम करते थे घर से, तो वो अटेंडेंस ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह पेंशन वगैरह के स्कीम्स रहते हैं। आप अगर रिटायर होते हैं तो पेंशन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ होती थी, वरना आपने ऑफिस में जाना होता है, ठीक है।
अगर मुझे याद है कि जब मैंने आई वाज वर्किंग इन हैदराबाद, तो हमारा जो ऑफिस था जहाँ पे हमने जो पीएफ फंड वगैरह के लिए अप्लाई करना होता था वो चेन्नई में था। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, उसके लिए मुझे चेन्नई जाना था, फिर कुछ प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गया था। तो मैंने सोचा जो चेन्नई जाने में जितना मेरा खर्चा आने जाने में लगा, इससे बेहतर है उसको छोड़ ही दें, ठीक है। तो ये भी दिक्कतें आती थी पहले, लेकिन अब अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल हो तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर में जो काम करते हैं उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो है इसमें भी इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सहूलियतें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो 2006 में मई 18 2006 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया था? दो डिपार्टमेंट्स ने साथ में ये स्टार्ट किया था। एक था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा था हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट्स ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किया था। कब किया था? मई 18 2006 को, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, ये याद रखें। इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे ओरिजिनली। पहले इसमें कितने स्टार्ट किए गए थे? 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे ओरिजिनली, और इसमें 8 कंपोनेंट्स रखे गए थे। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप 27 के 27 को देखना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया हुआ है। आप वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि सेंट्रल में कौन कौन से मिशन स्टार्ट किए गए थे, स्टेट में और इंटीग्रेटेड में कौन कौन से, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हमने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में, इनकम टैक्स वगैरह में, इंश्योरेंस में MCA 21 स्टार्ट किया गया, पासपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टैक्सेस वगैरह जो है, लैंड रिकॉर्ड्स, यहाँ पे स्टेट लेवल में हम मिशन मोड्स, ये इन चीज़ों पे हम जो है ई पंचायत वगैरह में काम कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रेटेड में CSCs जो हम पे, या ई कोड्स वगैरह जो है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करें, ये 27 जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। बाद में इसमें 4 और मिशन मोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, जिसमें हमारे पास था हेल्थ, एजुकेशन, PDS और इसके साथ पोस्ट था। ये 4 बाद में इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए आपको ये जो है ये 31 मिलेंगे, ठीक है, 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, और इसमें 8 कंपोनेंट्स थे। बाद में इसमें 2011 में ये 4 ऐड हो गए थे। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द 4 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स वर एडेड इन 2011, इट वाज हेल्थ, एजुकेशन, PDS एंड पोस्ट्स, ठीक है, ये 4 ऐड किए गए थे। अच्छा, ये हो गया था 18 मई 2006 को मिशन मोड, ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट, ठीक है। इसका जो अगर आपसे पूछा जाए नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट जो है, इसके CEO कौन है? वो है अभिषेक सिंह। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो हमारे पास है, ये डिपार्टमेंट है, ये प्लान नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के जो CEO हैं वो है अनूप अग्रवाल, एक्सक्यूज मी, अनूप अग्रवाल है इसके CEO। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के, नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट के जो CEO हैं वो है अभिषेक सिंह, ये याद रखें आप ये दोनों चीज़ें। इसके बाद 2015 में मैंने आपको बताया था डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अच्छा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था, इसका विजन क्या था? देखिए, मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबल एंड सच सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू रियलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द कॉमन मैन। यानी कि हमें इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी हैं आम लोगों को, ताकि उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उनके जो है लोकेलिटी में ही सर्विस सेंटर्स जो है सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए, वहाँ पे आउटलेट्स क्रिएट किए जाए, ताकि उनको आसानी हो जाए और बड़े रिलायबल तरीके जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं, उस तरह से ये सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। IT का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इस तरह से स्टार्ट हो गया। ये था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का जो विजन था, ये मैंने बिल्कुल कोट एंड कोट में लिखा है आपको, यही एग्जैक्ट इसका मिशन था, ठीक है। अच्छा, 2014 में क्या किया गया? ई क्रांति यानी कि 25 मार्च 2015 में ई क्रांति प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
ई क्रांति का मतलब था ये एक जो है आप इसको कह सकते हैं एडवांस्ड वर्जन ऑफ एनईजीपी था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। यहाँ पे हमने ई गवर्नेंस का स्टार्ट तो किया था, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच देने की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। इसलिए वो ऐड किया गया था 2014 में, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये इसको अप्रूवल कब मिला, 25 मार्च 2015 को, ठीक। और इसमें जो है टोटल हमारे पास, पहले हमारे पास 27 मिशन मोड प्रोडक्ट्स थे और जनवरी 2011 में और चार ऐड हो गए तो 31 बन गए, और इसके बाद बाकी जो इसमें ऐड हो गए, तो टोटल यहाँ पे 2015 में हमारे पास 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे और कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ई कोड था, पासपोर्ट्स वगैरह थे, वीज़ा था, ई विधान जिसमें लाइसेंस वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे थी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जिनमें आईटी का इंट्रोडक्शन इन्होंने करना था, ठीक है। इसके बाद 2015 आया, 2015 जुलाई 2015 1 जुलाई 2015 में पीएम मोदी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इसलिए इसको कभी कभी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी कहते हैं। इसको क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, मेन जो फोकस था आईटी पे, वो यहाँ पे ही डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ही स्टार्ट किया गया था। तो दो जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया था, एक था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन दोनों ने कोलैबोरेशन में ये स्टार्ट किया था, ये इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसका मोटो क्या था, पावर टू एम्पावर, ठीक है। यानी कि हमने पावर्स देने हैं आईटी को ताकि हम एम्पावर कर सकें अपने इस आईटी जो इंडस्ट्री है या आईटी जो सेक्टर है, इसको हम एम्पावर कर सकें। अच्छा, इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले डिजी लॉकर में क्या होता था, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इस डिजी लॉकर में रख सकते हैं, ठीक है, सिक्योर रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। भारत नेट स्टार्ट किया गया था, यानी कि डिजिटल हाईवेज इनको हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड्स होने चाहिए हमारे पास, तो इसलिए इनको कभी कभी डिजिटल हाईवेज भी कहते हैं या भारत नेट भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद माई गवर्नमेंट ऐप, जिसमें गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे अपने सिटीजन्स को, वो स्टार्ट किया गया। ई साइन यानी कि सिग्नेचर वगैरह अगर आप करते थे तो फेक सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट खत्म किया गया ई साइन के थ्रू। इसी तरह नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पीएम स्कॉलरशिप वगैरह है, जिसमें बच्चे अप्लाई करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक ऐप स्टार्ट किया गया था। ई एजुकेशन में इंट्रोडक्शन हो गया आईटी का, हेल्थ में इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क यानी कि बीएसएनएल में जो हमारे पास वॉइस और इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बीएसएनएल में स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये तो ज़्यादा नहीं चला, इसके बाद ये बेकार ही रहा। इसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट्स, बीएसएनएल के थ्रू ही वाईफाई हॉटस्पॉट्स बहुत सारी जगहों पे दिए गए, जैसे एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन वगैरह हो, वहाँ पे गवर्नमेंट ने वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है प्रोवाइड लोगों को किए थे, ठीक है। अब देखने हैं आपने ये जो हमने ई गवर्नेंस का पूरा देखा कि कहाँ से स्टार्ट हो गया। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हुआ, उसके बाद ई क्रांति का कॉन्सेप्ट आया कब, 2014 में, लेकिन कब ये अप्रूव हो गया, 2015 में। इसके बाद 1 जुलाई को इंट्रोडक्शन हो गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और एक चीज़ जो आई जिसे हम कहते हैं मोबाइल गवर्नेंस। कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल गवर्नेंस जो है वो ई गवर्नेंस से अलग है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल गवर्नेंस जो है ये आप कह सकते हैं एडवांस्ड वर्जन ऑफ ई गवर्नेंस है। पहले आप ई गवर्नेंस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते थे इन गवर्नमेंट सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप मोबाइल से ही इन सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि मोबाइल से ही अपने मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद ही मोबाइल के थ्रू आप कहीं से भी इन सर्विसेज को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये किया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही। मोबाइल ऐप्स मोबाइल एप्लीकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्ट किया था, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स फॉर डिलीवरी ऑफ वैल्यूबल एडेड सर्विसेज। इसमें एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया था, एयरलाइन सर्विसेज में, टेलीकॉम सेक्टर में, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप जो है इसको मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिकट्स वगैरह पर आपने बुक करनी है, चाहे वो एयर टिकट्स हो, चाहे वो मूवी वगैरह के टिकट्स हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही, ठीक है।
तो ये सभी में इंट्रोडक्शन हो गया मोबाइल फ़ोन का। अब आपने कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही सारा काम कर सकते हैं। इसको हम कभी कभी मोबाइल गवर्नेंस भी कहते हैं। पहले हमने ये सर्विस कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी, अब आप मोबाइल फ़ोन में भी इन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आपने अभी फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में, JKSSB है, SSC वगैरह में, तो आप मोबाइल से ही फॉर्म भरते हैं, आपको कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोबाइल गवर्नेंस। अब इसमें मोबाइल का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मोबाइल गवर्नेंस क्या है, तो इसमें मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल होता है या स्मार्टफोन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ई गवर्नेंस क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि मोबाइल गवर्नेंस जो है, इट इज़ द सबसेट ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, छोटे अल्फाजों में। इसके बाद अगर आप देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस इंट्रोडक्शन, मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गए थे, जिसमें हमारा जो इसके बारे में पूछा जा सकता है, करंट के बारे में। तो कोरोना के लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी गवर्नमेंट के थ्रू, जिसका नाम था आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु में क्या होता था, कोरोना इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स जो पहले स्टार्ट हुआ था कोरोना पहले वेव में, तो उसमें अगर आपके कॉन्टैक्ट्स रहते थे, उसको मेंशन करते थे आप आरोग्य सेतु ऐप में, या साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता था कोरोना के रिलेटेड आरोग्य सेतु ऐप से। इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था, वैक्सीन ट्रैकर, कितने लोगों ने वैक्सीन किया, किसका कहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है, इंद्रधनुष एप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट किया गया था, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये है हमारे पास कुछ मोबाइल सर्विस जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई थी। अगर हम देखेंगे ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले जो है काम बहुत तेज़ी से हुआ था। पहले आपके फाइल महीनों पड़ी रहती थी किसी के टेबल पे, तो वो वहाँ से नहीं उठती थी। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि आप अगर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए ग्रीवेंस डाल सकती हैं। तो जल्द से जल्द हर एक अपनी नौकरी का जो है उससे डरता है कि मेरी नौकरी ना छीन जाए, इसलिए वो ऑनलाइन में उसका रिकॉर्ड रहता है, वो जल्द से जल्द उस काम को करता है। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो पहले जो है, जब तक वो कभी एक बहाना बनाते थे, कभी दूसरा बहाना बनाते थे, लेकिन यहाँ पे वो बंदा फंस जाता है। बाबा आपके पास आपके टेबल पे अभी फाइल है, मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टैट्स मेरे एप्लीकेशन का। अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो ग्रीवेंस आगे एस्केलेशन जाएगी, फिर मत पूछो कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो इसलिए ये काम बड़ा फटाफट होता है। कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, तो अगर आपने जो काम करना था, एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जो है हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती थी, पेपर कॉस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारा खर्चा जो है, ये खर्चा कम हो गया किससे, ई गवर्नेंस से, क्योंकि यहाँ सारा काम जो है ऑनलाइन होता है। ट्रांसपेरेंसी, आपको सब कुछ पता था कहाँ से किस जगह फाइल पहुँची, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये सारा आपके सामने रहता है। अकाउंटेबिलिटी, अगर मैंने आपको बोला कि अगर कोई काम नहीं करता है, वो जवाबदेह है, ठीक है, अगर एस्केलेशन डाले जाएगी तो वो ही जवाबदेह रहेगा, उसको जवाब देना होगा कि उसने ये काम नहीं किया है। कन्वीनियंस, आसाइश होती है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी, काम बहुत फटाफट होता था। पहले अगर आप देखते हैं डोमेस्टिल वगैरह सर्टिफिकेट की मैं जो बात कर रहा था, उसमें अगर 10 लोगों को पहले सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाती थी, अभी ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया, उसमें हज़ारों लोगों को दिन में जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाती थी। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी थी वो गवर्नमेंट सेक्टर्स की बढ़ गई। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, ठीक है, आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आपके पास हो तो आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्गर सोसाइटी है, यानी कि जहाँ पे करप्शन कम हो, ठीक है, जहाँ पे काम जल्दी ज़्यादा किया जाता हो, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, ये सभी चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है। ठीक है, इन्हीं यही चीज़ें जो है, करप्शन है, यानी कि जहाँ लोगों में ज़मीर मुर्दा हो जाता है, जहाँ पे जो है काम नहीं किए जाते हैं लोगों के, ठीक है, लोगों को लटकाया जाता है इंसाफ के लिए, तो वहाँ पे वो सोसाइटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो, वो सोसाइटी जो है स्ट्रांग हो जाती है। जो ही स्ट्रांग सोसाइटी बन जाती है, तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करती है। ठीक है, तो ये सभी फ़ायदे हैं आपके ई गवर्नेंस के। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट इशू रहता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऑनलाइन कुछ अप्लाई करूं, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं या मुझे कोई डिटेल्स देने पड़ते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये ट्रस्ट इशू रहता है, थोड़ा सा रिलक्टेंसी रहती है। ठीक है, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी गया फ्रॉड्स वगैरह। आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों से पहले कि शाह फैसल ने कहीं पे ट्रांजेक्शन वगैरह की थी, तो उसके कुछ पैसे चले गए थे, कुछ 1-2 लाख। ठीक है, तो वो जो है वो ऑनलाइन में
जो सिक्योरिटी का पर्पस रहता है उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है, रिलायबिलिटी रहता है, रिलेक्टेंस रहती है लोगों में, ठीक है। अभी आप देख लीजिए वैक्सीन वगैरह का, लोग मान ही नहीं है वैक्सीन करने का, बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं, लोग मान ही नहीं है वैक्सीन करना, कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या जहर है। तो ये ट्रस्ट इशू रहता है, ये थोड़ा धीरे 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 जो है खत्म हो जाता है। अगर आप देखेंगे जब पोलियो का वैक्सीन हो गया था, स्टार्ट हो गया था, तो लोग उसको भी नहीं मानते थे, नहीं पोलियो का वैक्सीन नहीं करना है, पता नहीं ये क्या जहर भरा है इन लोगों ने, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, नहीं लोगों का जो माइंड है आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो गया इसके लिए। अभी आप देखते हैं कि बच्चों को माएँ खुद लेके जाती हैं ड्रॉप्स वगैरह के लिए, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स के लिए। तो यही वजूहत है 2014 में इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया। अभी हमारे पास कोई भी पोलियो केस नए नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है, ये ट्रस्ट इशू, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ जो है क्लियर हो जाती है, ट्रस्ट इशू नहीं रहता है। दूसरा रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं अब कौन जाएगा ऑनलाइन करने के लिए, यार जाएंगे ना हम वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे हमारा कोई जान पहचान का है तो वहाँ पे ही करेंगे, आप कौन जाएगा वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस रहती हैं, लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये भी एक इशू रहता है। डिजिटल डिवाइड, कुछ, हाँ डिजिटल डिवाइड क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर लिटरेट जो है, इसमें हमारे पास अगर कंप्यूटर लिटरेट 30% है तो 70% वो भी लोग हैं जो कंप्यूटर लिटरेट्स हैं, जिनको नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम का। तो ये डिजिटल डिवाइड जो आता है, ठीक है, डिवीजन जो आता है इन दो लोगों के दरमियान, इसकी वजह से भी जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसके बाद प्राइवेसी का इशू रहता है, मैंने जो आपको बताया, सिक्योरिटी वगैरह का इशू रहता है। लोग कहते हैं कि हम अपने डिटेल शेयर करेंगे, पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। या कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ले करना है आईटी इंडस्ट्रीज़ में, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये सभी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है इसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो इसमें ये भी एक चैलेंज रहता है आईटी का इंट्रोडक्शन करने के लिए, कहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है आपका एफए का कंप्यूटर पोर्शन का, वो कंप्लीट होता है। जेएसए का भी साथ साथ हो गया, आप उसमें 3-4-5% रहता है सिलेबस, वो भी हम एक टॉपिक शायद रहता है, वो भी हम क्लियर करेंगे आपका। तो आपका सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया, मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया कंप्यूटर सेक्शन, तो अगर आपसे मुतमईन है, अगर आपको लगता है कि सर ने इसके साथ जस्टिस किया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ताकि हम भी बूस्ट अप हो जाएं, हम भी इनकरेज हो जाएं। नहीं, हमें आगे काम करना चाहिए, वरना हम कभी कभी सोचते हैं पता नहीं बच्चों को समझ आता है नहीं आता है, हम अच्छी तरह से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। तो आप ज़रूर अपने इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हमारी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया, हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना कहते हैं कि सोशल मीडिया में इस चीज़ को शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है ये वीडियोस, ये हमारे पास जो ये लेक्चर्स हैं ऑनलाइन जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए, ठीक है। और अब आप तक है, ठीक है, हमने कंप्लीट किया अपना जो हमारा फ़र्ज़ था, हमने वो निभा लिया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ की आगे लाज रखें, ठीक है, हमारे सर को झुकने ना दें, ठीक है। पहली बात जो आपने करना है वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सबसे पहले जो आपने जो है ना, जो सर पे चढ़ी हुई है ना कि मैं क्या पढ़ाते हैं सर, देखा है मैंने, बहुत देखे हैं ऐसे, लेकिन ये चीज़ को आपने ख़त्म करना है। पहले आपने आपको बहुत नीचे लेवल पे लाना है, और वहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि नहीं, ये ईगो वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको फेंक दें आप, ठीक है। ये फेक होता है सब कुछ, इसको आप फेंक दे, नहीं मुझे देखना है क्या इसमें कोई चीज़ नई नई है, अगर नई चीज़ है मैं देख लूँ, इसको कोई मसला नहीं है देखने में, ठीक है। उस तरह से आपने काम करना है। और मुश्किलातें तो आती हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पढ़ाई नहीं होती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आप अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हैं। अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे ना, अभी आप 4 ही घंटे पढ़े, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, लेकिन हर रोज़ आपने कंसिस्टेंसी के साथ वो 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप किसी दिन वो 4 घंटे मिस करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन आती है। जब आप अपने काम के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, जब आप अपने काम के साथ जो है ईमानदारी से पेश नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात स्ट्रेस आना ही आना है। हर रोज़ अपना 4 घंटे पढ़ोगे ना, तो आप शाम को रिलैक्स करोगे, नहीं मैंने आज जो 4 घंटे पढ़ने थे मैंने वो पढ़ लिए, ठीक है। और मुश्किलातें तो आती हैं, हर एक के साथ आती हैं, एक को एक तरह की मुश्किलात रहती है, दूसरे को दूसरी तरह की मुश्किलात रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। कहते हैं कि मुकद्दर जिनके ऊंचे हो आला बख्त होते हैं, ठीक है, मुकद्दर जिनकी ऊंचे हो आला बख्त होते हैं, ज़िंदगी में इन्हीं के इम्तिहान सख्त होते हैं। जो लोग जिन किस्मत वाले होते हैं ना, उनको जो है ऊपर वाला ज़्यादा आजमाता है,
ठीक है, क्योंकि उनका अच्छी पोजीशन के लिए तैयार किया जाता है। और मुझे पूरा यकीन है आपको जो अभी जो स्ट्रेस होता है, गर्मी को आप झेलते हैं, बहुत सारे आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ जो है ना आपके सामने, ये तो आपको ऊपर वाला रेडी कर रहा है किसी खतरनाक जो जो ज़बरदस्त पोजीशन है ना, उस पोजीशन के लिए आपको तैयार कर रहा है, ताकि कल अगर आपके पास और भी ज़्यादा मुश्किलात आ जाएँ तो रेडी रहें आप। ठीक है, कि हम नहीं डरते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो इसलिए इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ पे आपका जो है आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये याद रखें, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और अभी तक का कंटेंट पसंद आया कंप्यूटर सेक्शन का, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके, और आपने कमेंट सेक्शन में आज मुझे मेंशन भी करना है कैसा लगा आपको कंप्यूटर कंटेंट। यही से आपसे विदा लेते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए। दुनिया में अपने पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं सुकून मिलेगा अपने पेरेंट्स के बगैर, तो उनका ख्याल रख लीजिए, और मेहनत आपने बहुत ज़्यादा करनी है। चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे, बाय।